हिदायत की ताकि पता चल सके कि पाकिस्तान को कोएलिशन सपोर्ट फंड की सूरत में कितनी रकम मिली और अमेरिका ने फौजी इमदाद से मुताल्लिक कितने वादे पूरे किए। हकाइक नामे में नेटो और अमेरिका को दी गई सहूलियात शामिल करने की भी हिदायत की गई है और जोर दिया गया है कि वजीर खारजा जब भी दौरा अमेरिका पर जाएं, ये हकाइक नामा साथ लेकर जाएं। तो ये पॉलिसी गाइडलाइंस थी जिनका जायजा लें तो तकरीबन वही गाइडलाइंस हैं जिन पर पाकिस्तान कौमी सलामती से अमल कर रहा है। मिसाल के तौर पर दोस्त ममालिक के साथ मुशावरत से इलाकाई रद्द-ए-अमल तैयार करने पर जोर दिया गया है। इसका फैसला हुकूमत पहले ही कर चुकी है और जल्द वजीर खारजा चीन, रूस और तुर्की के दौरों पर जा रहे हैं। इसके अलावा वजीर खारजा का दौरा अमरीका मुलतवी पहले ही किया जा चुका है और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी एलिस वेल्स की जो मेज़बानी थी उसकी भी माजरत की गई। इन तमाम इक़दामात को सेनेट ने सराहा भी है, लेकिन सेनेट गाइडलाइंस में हकाइक नामा तैयार करने की बात भी अहम है, जिससे पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नुकसान जो हुआ था उसको वाजे करना होगा और अमरीकी फौज को क्या क्या सहूलियात फराहम की गई ये भी बताना होगा। और अगर वज़ीर आज़म ये हकाइक नामा लेकर अमरीका जाएंगे तो पाकिस्तान का केस ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता है। तो पाकिस्तानी सियासी क़यादत का मिलकर बैठना, अमरीका को जवाब देने के लिए नई स्ट्रैटेजी मुरतब करना कितना अहम है ये इस वक्त और क्या ये काम दुरुस्त समत में किया जा रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा जनाब शमशाद अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया शमशाद साहब आपका। कौमी असम्बली में आखिरकार सियासी क़यादत ने मुत्तहिद होकर अमरीका को जवाब दिया है, करारदाद मंजूर की गई है आज, लेकिन जितनी सजेशंस दी गई हैं इसके अंदर सब मुत्तफिक हैं कि ठंडे जहन से मामलात को देखने की ज़रूरत है। कितना कंस्ट्रक्टिव आप इसको देख रहे हैं आज की पूरी इस कार्रवाई को, और अमेरिका को जो पैगाम दिया गया है मौजूदा सूरत हाल में, ये पैगाम कितना अहम है? बहुत दुरुस्त बातें हो रही हैं और देर आए दुरुस्त आयद। बड़े अरसे से इस किस्म की बातों की ज़रूरत थी हमारे लिए, क्योंकि अब तक ये जो रिश्ता है पाकिस्तान और अमेरिका का, बदकिस्मती से इस रिश्ते को वन साइडेड बना दिया गया कि वो हमें कोई उजरती मजदूर के तौर पर इस्तेमाल करते थे और या फिर हमारे हुक्मरानों की वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं, कमज़ोरियाँ जो हैं, उनका फ़ायदा उठाते हुए वो हर वक्त हम पे प्रेशर लगाते रहते थे। अब इस दफ़ा बड़े अरसे के बाद, अगरचे मैं ये जो ट्रंप की स्ट्रेटजी आई है, मुझे उससे बिल्कुल हैरत नहीं हुई। कोई नई बात नहीं थी उसमें, पहले भी वो अमेरिका की तरफ से इसी किस्म की धौंसबाजी होती रही हमारे यहाँ, और बल्कि अमली तौर पर भी ड्रोन अटैक्स बड़े मुसलसल होते रहे। कई सौ ड्रोन अटैक्स हो चुके थे और हमारी तरफ से कभी, यानी जवाब देना जो होता है वो ज़रूरी नहीं होता कि आप ड्रोन्स का मिलिट्री जवाब दें, जवाब और भी कई हो सकते हैं, क्योंकि ड्रोन अटैक्स जो होते थे वो हमारी इलाकाई हदूद की खिलाफ वर्जी थी। तो दुनिया में कोई कानून इजाज़त नहीं देता, जो आलमी कवानीन हैं। और बदकिस्मती ये है कि मुझे याद पड़ता है कि जब ड्रोन अटैक्स हो रहे थे उन दिनों ही हम सलामती कौंसिल के रुकन भी थे, बिल्कुल, और ये पिछली हुकूमत की बात है, और वहाँ पर 1 महीने में हम सदारत भी कर रहे थे सलामती कौंसिल की, और मैं शोर मचाता रह गया था कि कम से कम अपनी सदारत में तो हम शोर मचा दें कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की वायलेशन बराबर की जा रही है, ताकि दुनिया को तो पता चले। तो अब ये अच्छी बात है कि पार्लियामेंट ने अगर रेजोल्यूशन, मुझे अभी इसका इल्म नहीं है, आपसे मैंने सुना है, अगर पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया है, बहुत ज़रूरत थी इसकी, ताकि हमारी रियासत की एक आवाज़ जो है वो तर्जुमानी करती हो जो आवाम की, तो वो सुनाई देनी चाहिए दुनिया को, सिर्फ अमेरिका को नहीं, दुनिया को सुनाई देनी चाहिए। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो शमशाद साहब? अफगान पॉलिसी के बाद हालात में बड़ा बिगाड़ आया है, भरपूर रद्द-ए-अमल हमें देना है, दुनिया को अपना मौक़िफ़ भी बताना है, सिविल अस्करी क़यादत बैठी है, कौमी सलामती कमेटी है, कौमी असम्बली, काबीना, खारजा उमूर, यानी हर सतह पर ही जायज़ा लिया गया है। अमरीका के साथ ताल्लुकात की जो असर-ए-नौ दोबारा तामीर की जाएगी क्या? और अगर ये किया जाता है तो ये कामयाब स्ट्रैटेजी हो सकती है, आप ये समझते हैं? देखिए, सिर्फ करारदादे पास करने से ताल्लुकात की तश्कील तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि असर-ए-नौ तश्कील से पहले हमारे जज्बात का अंदाज़ा हो जाएगा दूसरी साइड को, और उस ज़रूरत का भी अंदाज़ा हो जाएगा जो बड़े अरसे से महसूस की जा रही थी कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बाहमी सतह पर लाने की ज़रूरत है। बाहमी सतह से मेरी मुराद ये है कि एक बायलैटरल फंक्शनल रिश्ता होना चाहिए दोनों के दरमियान, जिसमें अगरचे अभी तक बदकिस्मती ये रही है
आप अगर पूरी नजर दौड़ाएं पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात के साथ कि ऊंच नीच आती रही है, लेकिन उसके बावजूद हम इस रिश्ते में कभी भी म्यूचुअलिटी जो होती है, एक बाहमी मुफादात का जो बेसिक एलिमेंट होता है, वो नहीं पैदा कर सके, क्योंकि अमेरिका हमेशा हमेशा हमारे हुक्मरानों को दबा लेता था, चाहे वो हुक्मरान फौजी हो या सिविल, क्योंकि फौजियों की अपनी ज़रूरियात होती थी, वो अमेरिका के हवाले से अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहते थे, तो अमेरिका की हर बात मान लेते थे। खैर ज़ियाउल हक ने एक स्टेज पर रेजिस्टेंस की थी जब इमदाद का उन्होंने कहा था कि पीनट्स हैं, तो उसने एक तरह से अपनी कीमत बढ़वा ली थी। लेकिन उसके बाद जो आए मुशर्रफ साहब, उस वक्त भी उन्होंने अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए बहुत पाकिस्तान को बड़ा डैमेज किया जी। क्योंकि एक वो जंग जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़नी थी, वो उस वक्त फिर वो जंग खींच के पाकिस्तान लाई गई, ताकि मुशर्रफ खुद रेलेवेंट रहना चाहता था अमेरिका के मुफादात के हवाले से, और इस तरह आज भी हम बदकिस्मती से वही जंग आज अपनी सरजमीन पर लड़ रहे हैं। तो अब ये हमारे लिए काम, यानी शमशाद साहब, अब यानी कौमी नहीं जाती मफाद देखा है हुक्मरानों ने, और फिर जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो दूरियां हुई हैं वो अचानक से नहीं हुई हैं, तासुर भी हमें यही मिल रहा है, एक अरसे से मामलात ख़राब थे, हुकूमत ने और वजारत खारजा ने मामलात को संभाला नहीं, संजीदगी से नहीं लिया, जब मूड तब्दील हो रहा था उसी वक्त मौसर सिफारतकारी की जाती तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। फिर जो डैमेज हुआ है उसको डैमेज कंट्रोल की सलाहियत इस वक्त मौजूदा हालात में नजर आती है। नया डैमेज नहीं है, पोजीशन मैंने जिस तरह कहा, कोई नई बात नहीं आई है ट्रंप की स्ट्रेटजी में, वही बातें हैं, पुरानी बातें। डू मोर की गर्दान सुनते सुनते हम तो तंग आ गए हैं। सवाल ये है कि पहले भी हम डू मोर की गर्दान का कुछ तोहफा नहीं दे सके, और अब देखते हैं कि अभी क्या है, क्योंकि मुझे सच्ची बात तो पूछिए कि मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। तो देखना होगा कि हम किस हद तक अपने आप को साबित कदम रखते हैं। आपने बात की खारजा पॉलिसी के मुफादात की, तो देखिए खारजा पॉलिसी जो होती है वो कोई कागज़ का मुसवदा नहीं होती है। आप हमारे अवाम में, लोगों में ख़ास तौर पर ये गलत फहमी है कि खारजा पॉलिसी जिस तरह आइन होता है इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट है और इसमें से एक सफ़ा निकाल देंगे या कुछ तब्दीलियाँ लाएंगे तो खारजा पॉलिसी तब्दील हो जाएगी। खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो बुनियादी तौर पर सम टोटल होता है, हासिल जमा या मजमुआ कौमी मुफादात का, वो मुफादात जिनके तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए से कोई भी रियासत अपनी सलामती को यकीनी बनाती है, अपनी सालमियत को यकीनी बनाती है, अपने सियासी और इकोनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाती है। तो तमाम रियासतें हैं ये तो अपने मामलात और जो ताल्लुकात हैं सिफारतकारी के जरिए ही हल कर सकती हैं। अब पिछली 2 दिहाइयों से जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है यहाँ पर, अमेरिका इंडिया के करीब हुआ है, चीन एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है, तो यही शिफ्ट है, इसकी वजह से कई लॉबीज भी क्रिएट हुई हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, प्रो इंडियन लॉबी है इसके अंदर एंटी चाइना लॉबी है, अफगान लॉबी है जो वेस्टर्न इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही है। हमारी सिफारतकारी आपको लगता है कि इसको काउंटर कर सकेगी, हम अपना मौक़िफ़ वाज़ा कर सकेंगे? देखिए, सिफारतकारी जो होती है वो ऊपर से चलती है, जो आपकी हुकूमत होती है, हुक्मरान होते हैं, वो पॉलिसी वो बनाते हैं। फॉरेन ऑफिस या सिफारतकार पॉलिसी नहीं बनाते, वो पॉलिसियों को एक्सिक्यूट करते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो पॉलिसियां बनाई जाती हैं यानी एक जो कहते हैं ना पर्सनल बेसिस पर नहीं कि एक शख्स ऊपर बैठ के हुक्मरान बन जाए। जिस तरह ट्रंप वहां बैठा है वो पॉलिसियां नहीं बना रहा, ये जो पॉलिसी अभी है ये पॉलिसी वहां के इदारे बनाते हैं, एक शख्स नहीं पॉलिसी, शख्सी बुनियादों पर कभी पॉलिसी नहीं बनती। हमारे यहाँ वो इदारों वाला रोल हुक्मरान छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको अपने आप पर यकीन और एतमाद कभी नहीं रहा और अपने मफादात की खातिर वो दूसरी ताकतों के नीचे लगे रहते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम ये सोचें कि हमारे लिए अहम तर बात है क्या दूसरों के लिए सब कुछ करना है हमें या अपने लिए करना है। तो मैं अब कहना चाहूंगा कि आज हमारे लिए ये बात अहम नहीं कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, आज हमारे लिए जो अहम तर बात है वो ये कि हमें अपने लिए क्या करना चाहिए। तो ये सोचकर ऐसा क्या करें शमशाद साहब, पाकिस्तान अमेरिका दोनों का ऑब्जेक्टिव तो एक ही है कि अफगानिस्तान के अंदर जल्द अज जल्द स्टेबिलिटी हो, इसको मुमकिन बनाना है। ना अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डाले, ना
पाकिस्तान को अमेरिका के मद्दे मुकाबिल आकर खड़ा होना पड़े, क्योंकि सुपर पावर है, हम उससे लड़ तो नहीं सकते। अपना मौकिफ हम कैसे मनवाएं कि ताल्लुकात भी ना खराब हों? ऐसी एक बात मैं वजाहत कर दूं, आपने कहा कि अमेरिका भी अमन चाहता। देखिए, अमेरिका किस शर्त पे अमन चाहता है, ये सोचने वाली बातें हैं। अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में अमन लाना कोई मुश्किल नहीं था, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि तालिबान बनाए किसने थे। अगर आप देखें तो तालिबान भी अमेरिका ने बनाए थे ना। तो अमेरिका ने चूंकि अपनी जंग लड़नी थी सोवियत यूनियन के खिलाफ, और सोवियत यूनियन का वाटरलू बनाया अफगानिस्तान को, और जब सोवियत एम्पायर को डिसमेंटल कर दिया, बर्लिन की दीवार गिरा दी गई, तो फिर अमेरिका और ने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और चले गए, और सारा जो मलबा था अफगानिस्तान का वो हम पर पड़ गया। तो वही जिहादी जो सोवियत यूनियन के खिलाफ पैदा किए थे वो फिर अफगानिस्तान में खुले छोड़ दिए गए, और जिसके नतीजे में इस पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा। वो असल जो एंड गेम है अमेरिका की वो यही है कि इस खित्ते में अदम इस्तेहकाम रहे, अदम स्टेलमेट, जिसको कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट। और जब तक वो स्टेलमेट अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया जो चीन का पिछवाड़ा है, बैकयार्ड है, तो अमेरिका के लिए ये मुमकिन हो जाएगा कि वो इस खित्ते में मौजूद रहे, ताकि वो चीन और रूस के साथ इस खित्ते में निपट सके। तो बात यह है कि हमारा जो चैलेंज है ना, बदकिस्मती ये है कि हम अपना जोग्राफिया चुन नहीं सकते। वी कैनॉट चूज आर नेबर्स और आर ज्योग्राफी। तो हम वाक़ई हैं, तो हमें एहसास होना चाहिए कि हमें इस खित्ते में रहकर इतने चैलेंजेस का सामना करके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और उसके लिए फॉरेन ऑफिस को फाल रखना होगा। बदकिस्मती यही है कि फॉरेन ऑफिस को इस्तेमाल ही नहीं किया जाए। बहुत ही अहम पॉइंट है ये। आपने दफ्तर खारजा के अंदर की जो बात आप कर रहे हैं, ग्रोह बंदियां हैं, महाज आराई की मिसाल तो कल ही हमारे सामने अब्दुल बासित साहब का जो खत सामने आया, उन्होंने एजाज चौधरी साहब के खिलाफ लिखा कि वो सिफारतकारी के काबिल ही नहीं है। ना सिर्फ ये सूरत हाल पाकिस्तानियों पर वाज़ेह हुई, बल्कि दुनिया को भी पता चला। तो आपस की चपकलिश हमारी सिफारतकारी का तो इमेज बर्बाद करेगी। है देखिए, जिस फॉरेन ऑफिस का फॉरेन मिनिस्टर ही ना हो, वहां आप क्या तवक्को करते हैं? सिफारतकार कोई आसमानी मखलूक तो नहीं होती है, सिफारतकार भी आप और मेरी तरह इंसान होते हैं। तो 400 सिफारतकार हैं हमारे, और 400 सिफारतकारों में बाहमी चपकलिश तो हो सकती है। क्यों होती है? जब ऊपर सर के बगैर जो फॉरेन ऑफिस होगा, वी हैव बीन ए हेडलेस फॉरेन ऑफिस, कोई सर नहीं था, बिल्कुल कोई पांव नहीं थे उसके। तो बदकिस्मती यही है कि फॉरेन ऑफिस को जो गाइडलाइन मिलनी चाहिए थी वो नहीं थी, और जो थे हेड कर रहा है, बदकिस्मती से वो ऊपर देखकर हुक्मरानों की मर्जी के मुताबिक जो वो चाहते थे वो करते थे। वो ये नहीं करते थे कि पाकिस्तान के लिए क्या करना है। तो फॉरेन ऑफिस जो है उसमें स्किलफुल डिप्लोमेट्स हैं, और फॉरेन ऑफिस प्रोफेशनलाइज्ड है हमारा। सिर्फ उसको एक रहनुमाई की जरूरत है ऊपर पे। ऊपर अगर लीडर अच्छा होगा तो यकीनन फॉरेन ऑफिस परफॉर्म अच्छा बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा। बहुत शुक्रिया शमशाद अहमद खान साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, हमारे हमरा थे। और हालात इस तरह के हैं कि इन कशीदा हालात के अंदर बहुत सोच समझ कर काम करना है। पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत अमेरिका की जो नई अफगान पॉलिसी है, इस पर जवाब देने के लिए सर जोड़ कर बैठी हुई है। तजावीज़ पेश की जा रही हैं, सोच विचार हो रही है। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ है, और 5 सितंबर को सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस तलब कर ली गई है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर एजाज चौधरी भी कल इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। अब ये हालात हैं, और ऐसे हालात में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर को जो पुराना मामला था उसको फिर जिंदा किया। उन्होंने बरसों के बाद अब ये बताया है कि CIA के डायरेक्टर ने खुद उन्हें डॉक्टर अब्दुल कदीर की जानिब से एटमी हथियारों के फैलाव के सबूत पेश किए, और वो इस मामले पर जब डॉक्टर कदीर से मिले तो उन्होंने माफ़ी मांगी और वो रोने लगे, जिसके बाद मुशर्रफ ने उन्हें कौम से माफ़ी मांगने की तजवीज़ दी। अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस बयान को रद्द कर रहे हैं, लेकिन ये बयान बहुत ही मुतनाज़ अफसोसनाक भी है, क्योंकि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे वक्त में ये बयान दिया गया है कि जब अमेरिका ने अपनी अफगान पॉलिसी में पाकिस्तान के जो जौहरी हथियार हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ पर तशवीश का इजहार किया। ऐसे हालात में मुशर्रफ साहब ने गड़े मुर्दे उखाड़े हैं और पाकिस्तान के खिलाफ पुरानी चार्जशीट खोल कर रखी है, जिस पर आज चेयरमैन सेनेट ने भी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने सवाल ये उठाया है कि परवेज़ मुशर्रफ ने ये बयान ऐसे वक्त में क्यों दिया है, इस मामले को उस वक्त ही क्यों दोबारा खोला गया कि जब ट्रंप का बयान इससे मुताल्लिक आया था। चेयरमैन सेनेट की तशवीश बिल्कुल दुरुस्त नजर आती है, क्योंकि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने बेवक्त बयान देकर अमेरिका को बोलने का मौका दे दिया है। इसी के साथ यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, और इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम स्टोरीज हैं जिन पर बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ आवर विद नाजिया।
वेलकम बैक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक लंबे अरसे के बाद शर्जील खान की शक्ल में कोई ऐसा ओपनर मिला जिसका अंदाज वाकई जारहाना था, जिसे काबू करना इतना आसान नहीं था, जो पाकिस्तान को जदीद क्रिकेट की जानिब ले जा सकता था। वो टैलेंट हमारे पास मौजूद था, लेकिन अफसोस कि आज शर्जील खान पर 5 साल की पाबंदी लगाई गई है। क्रिकेटिंग फैंस के लिए तो ये बहुत ही अफसोस की बात तो है, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग के जो इल्ज़ामात हैं वो शर्जील खान को ले डूबे हैं। शर्जील खान ने मुबैना तौर पर PSL के पहले मैच में 2 बॉल्स डॉट खेलने की बुकी की पेशकश कबूल की थी। अब शर्जील खान को 2.5 साल की पाबंदी तो लाजमन गुजारना होगी। इस दौरान वो क्रिकेट सरगर्मी से वाबस्ता नहीं रह सकेंगे, लेकिन अगर इस 2.5 साल के दौरान उनका रवैया अच्छा रहता है तो बाकी की जो सज़ा है उसे मुअत्तल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या शर्जील खान पर इतनी तवील पाबंदी का फैसला दुरुस्त है, क्योंकि बज़ाहिर शर्जील खान के खिलाफ उस तरह के सबूत मौजूद नहीं थे जिस तरह के सबूत इससे पहले मोहम्मद आमिर, आसिफ या फिर सलमान बट के खिलाफ सामने आए थे। अब हम ये जो फैसला है ये क्रिकेट पर कितना असरअंदाज होगा और नया टैलेंट है उसके लिए क्या इस तरह की सख्त सज़ा तजवीज़ की जानी चाहिए थी, इस पर हम बात करेंगे। हमें हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स अकील अहमद ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अकील आपका। एक तो ये कि ये इंतहाई सख्त सज़ा है और इतने लंबे अरसे की ये सज़ा 5 साल पाबंदी, फिर तकरीबन 2.5 साल तो पाबंदी लाजमी गुजारनी है। क्या इस फैसले को एक दुरुस्त फैसला करार दिया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? जी बिल्कुल नादिया, ये जो है ये मिनिमम सज़ा हुई है जो हुई है शर्जील खान को, क्योंकि उनके ऊपर जो 5 ऑफेंस थे वो 5 के 5 उनके ऊपर प्रूव हुए हैं, यानी वो साबित हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रिब्यूनल ने उन्हें ये मिनिमम सजा दी है। 5 साल की उन पर पाबंदी है, जिस हवाले से 2.5 साल वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे। अगर वो इस दौरान किसी किस्म की सरगर्मी ऐसी गलत हरकत में ना मुलव्वस पाए गए तो तकरीबन 19 माह या 20 माह के बाद वो दोबारा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट के खेलने के अहल हो जाएंगे। ये मिनिमम सजा है। इसी ऑफेंस में उनको लाइफ बैन का भी सामना करना पड़ सकता था। मेरे ख्याल में ये जो है ये सज़ा ठीक तजवीज़ की गई है, ताकि जो मुस्तकबिल के जो नया टैलेंट और दूसरे लोगों को और बैनुल अक़वामी साख बहाल करने के लिए इस किस्म के सख्त इक़दामात की जरूरत है, क्योंकि ये जेंटल गेम जाएं, लेकिन क्रिकेट को बचाना है। स्पॉट फिक्सिंग से प्लेयर्स को बचाया कैसे जाएगा? क्या इस पर सोचा गया है? PCB ऐसे कोई इक़दामात ले रही है कि क्रिकेटर्स नहज पर ही ना पहुंचे कि ऐसे इल्जामात की जद में आए? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इस हवाले से PCB ने पहले भी माजी में और हाल में और मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार की हुई है। इसके तहत PCB बाकायदा जो है ये स्पोर्ट फिक्सिंग और दिगर जो मैच फिक्सिंग के हवाले से तमाम खिलाड़ियों को नेशनल क्रिकेट अकेडमी में टूर्स के दौरान और टूर्स से पहले पूरे तफसील से लेक्चर देती है, ताकि इस किस्म के वो खिलाड़ी जो है लालच में न आए और इससे इजतनाब करें। लेकिन ये जो PSL स्पोर्ट फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया था, इस हवाले से भी PCB हुकाम का ये कहना था कि PSL 2nd एडिशन शुरू होने से पहले तमाम क्रिकेटर्स को लाहौर की नेशनल क्रिकेट अकेडमी और दुबई में और ख़ास तौर पर इनकी तमाम फ्रेंचाइज से ये कहा गया था कि वो अपने खिलाड़ियों को लेक्चर दें इस हवाले से, ताकि वो बुकीज़ और इस किस्म के माफिया से दूर रहें। लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि तमाम खिलाड़ी एक पसमानदा और दिगर बैकवर्ड इलाकों से आते हैं और ख़ास तौर पर आजकल जो नए क्रिकेटर जो सामने जो आ रहे हैं उनका मुतवस्सत घरानों से और गरीब घरानों से ताल्लुक है, वो इस वजह से इसमें लालच में आकर इस चुंगल में फंस जाते हैं। और वह यही वजह है कि शर्जील खान के केस में क्या हुआ है, सबूत कौन से हैं जिनकी बिना पर ये सजा सुनाई गई? कोई खास तफसील तो सामने नहीं आई है। देखें, सबूत ये है कि जो हमें जिस तरह का ये वर्डिक्ट आया ख़ास तौर पर इस हवाले से नाजिया, ये जो तमाम उन पर ऑफेंसेस थे, इल्ज़ामात थे, वो तमाम के तमाम उन पर साबित हुए हैं। नंबर 1, उनके साथ बुकीज़ से उन्होंने मुलाकात की, बुकीज़ की उन्होंने ऑफ़र कबूल की और इस तरह बुकीज़ के साथ उन्होंने जो ऑफ़र थी उसलिमेंट किया और दिगर क्रिकेटर्स के साथ जो बुकीज से राब्ते थे उस हवाले से भी उनको नॉलेज था, लेकिन उन्होंने PCB को नहीं बताया। इस हवाले से जो तमाम सूरत हाल है, ये तमाम ऑफेंस जो तमाम थे वो उन पर साबित हुए हैं, जिस वजह से जो एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल है जो कि सैयद असगर हैदर जस्टिस रिटायर्ड हैं उनके
के साथ साबिक चेयरमैन तौकीर ज़िया और मेंबर जो हैं वसीम बारी ने तमाम तफसीली समातें की हैं। इसके दोनों का वर्जन लिया गया और मेरे ख्याल में जो है ये जो फैसला आया है ये तमाम मुझे लगता है कि ये मिनिमम सजा है। इसमें वो शर्जील ने अब अदालत जाना है, शर्जील इंसाफ मांगने के लिए अदालत की जानिब जा रहे हैं, तो ये पीसीबी इसको किस तरह से लेगा? ये शर्जील के खिलाफ तो नहीं चला जाएगा मामला? नहीं नाजिया, ये क्योंकि किसी भी जो मुजरम होता है उसको ये हक होता है कि वो जो उसे सजा हुई है उसके खिलाफ अपीलेट कोर्ट में या उससे बड़ी कोर्ट में, जो अगर हाई कोर्ट से सजा होती है सुप्रीम कोर्ट में वो रुजू कर सकता है, उसका हक महफूज है। अब अपीलेट कोर्ट जो उनके वकील है शहगान इजाज, उनका मौक़िफ़ था जो उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इस फैसले पर इजहार तो किया है, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से उससे लगता था कि वो मुतमिन है और वो अपने क्लाइंट को कम अज कम सजा दिलवाने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि इस जुर्म में लाइफ बैन भी हो सकता था शर्जील खान को, क्योंकि मुझे लगता है कि वो टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, उसको मद्देनजर रखकर जिस तरह तफज्जुल हैदर रिजवी जो कि पीसीबी के कानूनी मशीर हैं, उन्होंने भी ये वाज़ेह किया है कि आज उन्हें केस जीत कर खुशी नहीं हो रही क्योंकि एक टैलेंटेड क्रिकेटर को सजा हुई है जो कि मुल्क के नुकसान है। बहुत शुक्रिया अकील, हमारे हमरा मौजूद थे स्पोर्ट्स और शर्जील खान का ये केस, इसमें उनको एक नए टैलेंट को इस तरह से सज़ा का सामना करना बहुत ही अफसोसनाक है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद कुछ और बात करेंगे और ख़ासतौर पर बात की जाएगी मानसून सिस्टम की जो कि भारत की जानिब से आ रहा है और बादलों की रफ्तार तो सुस्त हुई है लेकिन शिद्दत बढ़ती जा रही है। एक ब्रेक और उसके बाद इसी पर बात होगी। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाज़िया। वेलकम बैक। कराची में सुबह से खासी गर्मी रही और अब बारिशें बस शुरू होने को ही हैं। रात तक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कराची में शायद बारिशों का आगाज़ हो जाए। मानसून की ये बारिशें हैं जो जुमे तक जारी रहेंगी, जिसके बाद मानसून का ये सिस्टम बलूचिस्तान में बारिशों का बाइस बनेगा और इन बारिशों की पेशगोई पिछले कई दिन से की जा रही थी। कराची की ये बारिशें इस वक्त बारिशों को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और इस मानसून सिस्टम को समुद्री तूफान से भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर यह वाज़ेह करना ज़रूरी है कि ऐसा कुछ नहीं है। मानसून बारिशों का ही सिलसिला है। अलबत्ता हमारी शहरी इंतज़ामिया अगर नहीं जागती है तो तूफ़ानी कैफियत ज़रूर पैदा हो सकती है, चूँकि बारिशों का ये सिस्टम भारत से होता हुआ आ रहा है और वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं। तो भारत की सूरत हाल देख कर हम बारिशों की जो शिद्दत है उसका बासानी अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और भारत में इन बारिशों ने अब तक क्या क्या तबाही मचाई है इस पर एक रिपोर्ट देखें, फिर मज़ीद बात करते हैं। भारत में बारिशों ने तबाही मचा रखी है। रियासत महाराष्ट्र में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम है। मुंबई में तेज बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। सड़कें पानी में डूबी हैं, कई मकामात पर दरख्त गिर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक सूरत हाल 2005 से ज्यादा खराब हो सकती है। भारत से आने वाले बारिश के सिस्टम ने कराची में एंट्री दे दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल तेज बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। तो इससे साफ जाहिर है कि ये सिस्टम अगर इसी तरह से बरकरार रहा तो कराची में अर्बन फ्लड की सूरत हाल बन सकती है, लेकिन इसीलिए ज़रूरी ये भी है कि इंतज़ामिया मुतहर्रिक हो और किसी भी किस्म की इंतज़ामी गफलत नहीं होनी चाहिए। पानी को बर वक्त निकाला जाए और ये बारिशें मसला बन सकती हैं, खुसूसन ऐसे वक्त में कि मवेशी मंडी में बारिश से बचाव के इंतज़ामात अगर नहीं किए गए। ईद कुर्बान करीब है और जानवरों की जो खरीदो फरोख्त है वो ज़ोरों पर है, तो मंडी में हिफाजती इंतज़ामात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मौसम की ये सूरत हाल और तेज़ बारिशों का जो ये सिलसिला है ये जारी ही रहेगा। बुध से ये शुरू हो रहा था और ये जाएगा जुमे तक। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। कराची में बारिश का सिलसिला अब से कुछ देर के बाद ही शुरू होने वाला है और जो अफवाहें हैं वो बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में गर्दिश कर रही हैं। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। करनों पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या?